हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवी सफलता में। साथियों, जैसे परीक्षा की तारीख नज़दीक आ रही है, उम्मीद है कि आपकी तैयारी भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल के माध्यम से पीईटी एग्ज़ाम 2022 की एक शानदार तैयारी कराई जा रही है, जिसमें कि आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। वहीं हिस्ट्री की सिर्फ 2 क्लास बची हैं। इन 2 क्लास के बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एक आज की और एक कल की। और पॉलिटी का सिलेबस भी आपका 1-2 दिन में समाप्त होने वाला है। ऐसे ही करके हम सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस करवा देंगे और बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ आपको सिलेबस कराया जा रहा है। तो उम्मीद है आप हमसे जुड़ चुके होंगे, और यदि आप वीडियो पर पहली बार हैं, क्लास पर पहली बार हैं, तो आप ज़रूर हमसे जुड़ें, जिससे कि आप अपनी परीक्षा में एक बेहतर स्कोर कर पा रहे होंगे। तो साथियों, आज है हमारी हिस्ट्री की क्लास, और इसमें आज हमारा टॉपिक है ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय, यानी कि ब्रिटिश राज्य की शुरुआत। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका आर्थिक और सामाजिक प्रभाव, ब्रिटिश राज्य का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बात करते हैं भारत में यूरोपीय आगमन का क्रम, यानी कि यूरोपियों में सबसे पहले कौन कौन आया। तो इसका क्रम कभी कभी पूछ लेता है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज़ आए, और सबसे अंत में फ्रांसीसी आए। तो साथियों, सबसे पहले कौन आया पूछा जाए तो पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद डच आए, फिर अंग्रेज़ आए, फिर फ्रांसीसी आए। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं पुर्तगाली के बारे में। तो पुर्तगालियों के बारे में पढ़ते हैं। तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली पूछा जाए कौन था, तो ये वास्को डी गामा था, जो कि 20 मई 1498 को भारत में पहुंचा था। और वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पहुंचा, तो ये दक्षिण में केरल के कालीकट तट पर आया था सबसे पहले। और इसका स्वागत करने वाला भारतीय शासक पूछा जाए तो कौन था, वो जमोरिन था, जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। आगे देखते हैं। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपियन कौन थे, तो ये पुर्तगाली थे। पुर्तगाली ही थे जो भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में, यानी कि गोवा से ये 1961 ईस्वी में गए। तो ये भारत से सबसे बाद में भी जाने वाले हैं और सबसे पहले भी आने वाले। यूरोप से भारत के मध्य समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो ये वास्को डी गामा ने की 1498 में। ये प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में आपके। तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बना था, तो ये फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बन के आया था। आगे देखते हैं। भारत में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री पूछी जाए तो प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कोचीन में की थी पुर्तगालियों ने। आगे देखते हैं। भारत से पुर्तगालियों की वापसी कब हुई, तो 1961 में गोवा से ये वापस गए, यानी कि गोवा कब आज़ाद हुआ पुर्तगालियों से, तो ये 1961 ईस्वी में आज़ाद हुआ। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहाँ ने हुगली नदी को घेरा था, तो ये नोट आपको याद रखना है। शाहजहाँ ने किस नदी को घेरा था, तो हुगली नदी को घेरा था। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं डच के बारे में। तो डच जो थे ये नीदरलैंड हॉलैंड के निवासी थे। भारत आने वाला पहला डच पूछा जाए तो ये कार्नेलिस द हस्तमान था। और भारत से बाहर जो भारतीय वस्तुओं का निर्यात का श्रेय पूछा जाए किसको जाता है, तो डचों का, यानी कि डच ही थे जिन्होंने सबसे पहले भारत से बाहर भारतीय वस्तुओं का निर्यात किया था। इन्होंने प्रथम फैक्ट्री अपनी 1606 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोली थी। ये कहीं कहीं 1605 ईस्वी भी दिया होता है, तो आपको याद रखना है 1605 या 1606, दोनों ऑप्शन में नहीं आएगा। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अंग्रेज़ों की। तो यही हमको सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ने हैं, यही हमारे सिलेबस में भी दिए हैं, अंग्रेज। तो भारत में डचों का आगमन अंग्रेज़ों से पहले हुआ था, यानी कि डच जो थे वो अंग्रेज़ों से पहले आए। लेकिन अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हो गई थी। पहले कौन आया था, डच, लेकिन पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बाद में होती है। बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, यानी कि अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो ये 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई। ये डेट आपको याद रखनी है। 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का चार्टर दिया। तो भारत से व्यापार करने के लिए पहले कितने वर्षों का समय दिया था, यानी कि 15 साल तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से व्यापार करेगी। लेकिन जो राजा जेम्स प्रथम थे, इन्होंने इसे अनिश्चित काल तक कर दिया था। जो 15 साल का चार्टर था उसको अनिश्चित काल तक कर दिया किसने, राजा जेम्स प्रथम ने।
मुग़ल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज़। तो मुग़ल दरबार में पहला अंग्रेज़ कौन आया था? तो ये कैप्टन हॉकिंस आया था। और ये किसके दरबार में आया था? तो ये जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। कैप्टन हॉकिंस जो था ये अकबर के नाम संदेश लेकर आया था। किसका संदेश लेकर आया था? तो ये जेम्स प्रथम का संदेश लेकर आया था 1608 ईस्वी में। जब ये चला था तब ये अकबर के नाम संदेश लेकर आया था, लेकिन जब ये पहुंचा तब अकबर की मृत्यु हो गई थी। और उस समय मुग़ल शासक कौन था? तो उस समय मुग़ल शासक था जहांगीर। तो कैप्टन हॉकिंस जिस जहाज़ से आया था उस जहाज़ का नाम था हेक्टर। ये जहाज़ भी पूछ लिया जाता है। जहांगीर से आगरा के दरबार में मिला था। तो ये कैप्टन हॉकिंस कहाँ मिला? आगरा में मिला था। और इसने फ़ारसी भाषा में बात की थी जहांगीर से, लेकिन ये तुर्की भाषा भी जानता था। आगे देखते हैं। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को उपाधि दी अंग्रेज खान की। इसको इंग्लिश खान भी कहते हैं, अंग्रेज को इंग्लिश बोलते हैं ना, तो इसलिए इंग्लिश खान नाम से भी आ जाएगी, तो आपको याद रखना है। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 गाँव का मनसब दिया था, यानी कि 400 गाँव का मनसबदार नियुक्त किया था। किसको? हॉकिंस को। इसके व्यवहार से खुश होकर किसने? जहांगीर ने। ये 1611 तक आगरा में रहा। तो ये कब तक आगरा में रहा था? 1611 ईस्वी तक आगरा में रहा। आगे देखते हैं। 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने फिर से अपना राजदूत भेजा। इस बार किसको भेजा? सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुग़ल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। और ये जहांगीर से कहाँ मिला था? तो ये अजमेर के किले में मिला था। ये प्रश्न पूछ लिया था, तो ये आपको याद रखना है। कहाँ मिला था? अजमेर के किले में। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री। तो 1608 ईस्वी में सूरत में पहली फैक्ट्री खुली, लेकिन ये कैसी थी? ये अस्थाई फैक्ट्री थी। और भारत में अंग्रेज़ों की पहली स्थाई फैक्ट्री खोली। तो ये कौन सी थी? स्थाई यानी कि परमानेंट फैक्ट्री कौन सी खोली? 1613 ईस्वी में। कहाँ खोली? ये भी सूरत में खोली। और दक्षिण में अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री पूछी जाए तो इन्होंने 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोली थी, दक्षिण में पहली फैक्ट्री। अब बात करते हैं 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक, कहाँ के शासक? गोलकुंडा के शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने क्षेत्र में एक तो इन्होंने सुरक्षा प्रदान की, व्यापारी रियासतों की सुविधा दी। किसने? गोलकुंडा के शासक ने। कब? 1632 ईस्वी में। और इसे क्या कहा गया? तो इसे कंपनी हेतु सुनहरा फरमान कहा गया। तो ये याद रखना है, सुनहरा फरमान किसको कहा गया? 1668 में इंग्लैंड के सम्राट जो थे चार्ल्स द्वितीय यानी कि चार्ल्स सेकंड, इनका विवाह होता है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ। और इस विवाह के बाद इनको दहेज में प्राप्त होता है बम्बई राज। बम्बई राज इनको दहेज में मिलता है। किसको? चार्ल्स द्वितीय को। इसके बाद ये बम्बई राज को 10 पाउंड पर किराए पर दे देते हैं। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं। बात करते हैं कलकत्ता शहर की नींव किसने रखी? तो कलकत्ता शहर की नींव जॉब चारनॉक ने रखी थी। अंग्रेज़ों ने बंगाल में प्रथम फैक्ट्री शाहजहाँ के काल में 1651 में हुगली में लगाई। तो किसके काल में लगाई थी? शाहजहाँ का शासनकाल चल रहा था 1651 में। कहाँ? बंगाल में। तो ये बंगाल की पहली फैक्ट्री की बात हो गई। अब बात करते हैं सिराजुद्दौला के बारे में। तो ये सिराजुद्दौला कौन था? तो ये बंगाल का नवाब था। 9 अप्रैल 1756 ईस्वी को अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। तो किसकी मृत्यु के बाद? अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद। कब? 9 अप्रैल 1756 ईस्वी में। अब आपने सुना होगा ब्लैक होल की घटना। तो ये घटना क्या थी? तो 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला ने अधिकार कर लिया था। तो ये फोर्ट विलियम क्या था? ये एक किला था, किला जिसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण अंग्रेज़ों ने कराया था, यानी कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ एक किला था। इस पर किसने अधिकार कर लिया था? सिराजुद्दौला ने। और जो अंग्रेज़ अधिकारी थे इस किले में, इन्होंने भागकर कहाँ शरण ली थी? तो फुल्टा नामक द्वीप पर ये लोग भाग के चले गए थे। यह आपको ध्यान रखना है। और ऐसा कहा जाता है कि जो नवाब सिराजुद्दौला था इसने 146 अंग्रेज़ कैदियों को एक छोटी सी ब्लैक होल नामक कोठरी में बंद कर दिया था रात भर के लिए। किसमें? छोटी सी ब्लैक होल नामक कोठरी थी जिसमें बंद कर दिया था रात भर के लिए, जिसमें से केवल 23 ही जिंदा बचे थे। यानी कि 146 को बंद किया था और 23 जिंदा बचे थे जिसमें से। तो इसी घटना को क्या कहा जाता है? ब्लैक होल घटना। आगे देखते हैं। सिराजुद्दौला ने 9 जनवरी 1757 को
अलीनगर अलीनगर कलकत्ता की संधि किससे कर ली? अंग्रेज़ों से। तो अलीनगर कलकत्ता की संधि पूछी जाए किसके मध्य हुई? तो ये सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य हुई। प्लासी के युद्ध की बात कर ली जाए तो 23 जून 1757 को हुआ, अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। तो किसके बीच हुआ? यानी कि ये अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ। और इसमें अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ये आपको याद रखना, पूछ लेगा। इस युद्ध में क्या होता है? सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। अब यही वो युद्ध था जो अंग्रेज़ों का सबसे मेन युद्ध था। इसी युद्ध के बाद, यानी कि इस विजय के बाद अंग्रेज़ों के पांव भारत में जम गए, यानी कि भारत में अंग्रेज़ों का वर्चस्व कायम हो गया इस युद्ध के बाद। इसके बाद मीर जाफ़र को नवाब घोषित किया गया। तो सिराजुद्दौला के बाद कौन बना? मीर जाफ़र। मीर जाफ़र से अंग्रेज़ों को 24 परगने की ज़मींदारी मिली, यानी कि 24 परगने की ज़मींदारी किसको मिल गई? अंग्रेज़ों को। किससे? मीर जाफ़र से। बिहार, उड़ीसा, बंगाल में बिना चुंगी व्यापार करने की अनुमति मिली, यानी कि बिना किसी टैक्स के ये यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। प्लासी के युद्ध का इतिहास में बहुत महत्व है। इससे बंगाल में अंग्रेज़ों की विजय का मार्ग खुला और अंत में संपूर्ण भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी कि संपूर्ण भारत पर विजय का मार्ग कहाँ से प्रशस्त हुआ था? तो ये प्लासी के युद्ध से। यहीं से अंग्रेज शासन बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आया। आगे देखते हैं, बात करते हैं बेदरा का युद्ध। ये किसके मध्य हुआ? तो ये अंग्रेज़ों और डचों के मध्य हुआ। तो इसी युद्ध के बाद डचों का वर्चस्व लगभग भारत से समाप्त हो गया था। अब बात करते हैं मीर जाफ़र का मीर कासिम को नायाब सूबेदार के पद देने से इनकार करने पर उसे हटाकर 1760 में मीर कासिम को नवाब नियुक्त किया गया। तो इसको क्या कहते हैं? ये 1760 की क्रांति कहलाती है। जो मीर जाफ़र था इसको बोला गया था कि जो मीर कासिम है इसको नायाब सूबेदार का पद दे दो, लेकिन इसने इनकार कर दिया, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने मिलकर उसे हटा दिया और उसके स्थान पर किसको नवाब बनाया? मीर कासिम को नवाब बनाया। तो मीर जाफ़र के बाद कौन नवाब बना? मीर कासिम। और ये मीर कासिम था, इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ ले गया? मुंगेर। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। और जो ये मीर कासिम था इसने अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली बनना स्वीकार किया, यानी कि अब जो ये सिर्फ नाम मात्र का नवाब था, शासन कौन चला रहा था? अंग्रेज। तो ये सिर्फ उनकी कठपुतली बन गया। अब बात करते हैं बक्सर का युद्ध। तो ये बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ, एक सेकंड, तो अब बात करते हैं बक्सर का युद्ध। ये बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। किसके मध्य हुआ? ये अंग्रेज़ों और त्रिगुट के मध्य। ये त्रिगुट क्या था? तो ये 3 राजाओं का एक संगठन था, समूह था। कौन कौन था इसमें? शाह आलम द्वितीय यानी कि शाह आलम सेकंड, ये कौन था? ये मुग़ल शासक था। मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, और शुजाउद्दौला ये कौन था? ये अवध का नवाब था। तो ये जो मीर कासिम था ये ब्रिटिशों से परेशान हो गया था उस समय, जब क्योंकि ये कठपुतली बन गया था। उसके बाद इसके शासन में इसकी नहीं चलती थी, ब्रिटिशों की चलती थी, जिससे परेशान होकर ये शुजाउद्दौला के पास पहुंचा। और फिर शाह आलम द्वितीय जो कि मुग़ल शासक है, इन तीनों ने मिलकर एक संगठन बनाया कि त्रिगुट, जो कि अंग्रेज़ों से युद्ध करेगा और उन्हें पराजित करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है? इस युद्ध में भी इन तीनों की हार होती है। तो इस युद्ध में अंग्रेज़ का सेनापति पूछा जाए कौन था? तो ये था हेक्टर मुनरो, अंग्रेज़ी सेनापति था ये। और बंगाल का गवर्नर पूछा जाए यानी कि राज्यपाल इस युद्ध में कौन था बक्सर के युद्ध के समय? तो ये था हेनरी वेंसीटार्ट। और इसमें परिणाम क्या होता है? अंग्रेज़ विजयी हो जाते हैं और इन तीनों यानी कि त्रिगुट की बहुत बुरी तरीके से हार होती है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होती है इलाहाबाद की संधि। इस युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद होती है इलाहाबाद की संधि। तो ये 2 चरण में होती है। पहला चरण जो होता है वो है रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय, यानी कि जो कौन था? ये शाह आलम द्वितीय मुग़ल शासक, इन दोनों के मध्य होती है 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। इस संधि में क्या होता है?
तो इसमें जो है अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है, यानी कि इन क्षेत्रों से अब अंग्रेज़ हैं वो राजस्व संग्रह करेंगे, इकट्ठा करेंगे। और इसके बदले अंग्रेज़ों ने मतलब इन तीनों क्षेत्रों से क्या लिया, दीवानी प्राप्त हुई, और इसके बदले में अंग्रेज़ों ने शाह आलम द्वितीय को क्या दिया, तो कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले दिए और 26 लाख वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। यानी कि इन क्षेत्रों के बदले अब अंग्रेज़ों ने शाह आलम द्वितीय को कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले दिए और 26 लाख वार्षिक पेंशन दिया। अब जो दूसरा चरण है वो किसके मध्य हुआ, तो दूसरा चरण हुआ, ये हुआ रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के मध्य। ये कब हुआ, 16 अगस्त 1765 में। इसमें क्या होता है, अंग्रेज़ों द्वारा शुजाउद्दौला पर 50 लाख रुपए का युद्ध की क्षतिपूर्ति का जुर्माना लगाया गया। तो पूछेगा कितना जुर्माना लगा, 50 लाख का। और शाह आलम द्वितीय का पूछ लेगा कितनी सालाना पेंशन दी, तो 26 लाख। तो ये आपको याद रखना है, 26 लाख शाह आलम द्वितीय को सालाना पेंशन मिली और 50 लाख का जुर्माना लगा किस पर, शुजाउद्दौला पर। किस बात का लगा था, ये युद्ध की क्षतिपूर्ति का। और अंग्रेज़ों ने कहा था कि बाहरी आक्रमण से अंग्रेज़ हैं वो शुजाउद्दौला की सुरक्षा करेंगे यदि वह सेना का खर्च अदा करे, यानी कि सेना का सारा खर्च कौन उठाए, शुजाउद्दौला। तो बाहरी आक्रमण से अंग्रेज़ उसकी सुरक्षा करेंगे। तो ये था इलाहाबाद की संधि। अब बात करते हैं द्वैध शासन के बारे में। तो द्वैध शासन ये कब से कब तक चला था, ये 1765 ईस्वी से 1772 तक चला था। तो द्वैध शासन का मतलब इसमें दो तरीके से शासन होता था। कैसा, दीवानी का अधिकार, यानी कि राजस्व संग्रह करने का अधिकार किसके पास था, अंग्रेज़ों के पास। यानी कि जितना भी राजस्व टैक्स वगैरह है ये कौन इकट्ठा करेगा, अंग्रेज। और निजामत का अधिकार, यानी कि प्रशासन को चलाएगा कौन, ये बंगाल के नवाब के पास, जो कि नाम मात्र के लिए था। तो ये हो गया द्वैध शासन। तो बंगाल में द्वैध शासन का जनक कौन था, तो ये था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन की शुरुआत की बंगाल में। अब बात करते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो ये था रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स। ये याद रखना है, प्रथम गवर्नर की बात की जाए तब तो रॉबर्ट क्लाइव होगा, और यदि प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स होगा। और द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था, तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। तो साथियों ये था ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय। अब हम देखते हैं आगे ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इस क्लास के बाद यदि इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न बनेगा तो इस क्लास के बाद वो प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, जो भी प्रश्न बनेगा वो आपको इस क्लास से ज़रूर मिलेगा। प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। तो बंगाल पर अधिकार हो गया था अंग्रेज़ों का। दो युद्ध हुए थे, प्लासी का युद्ध 1757 में और बक्सर का 64 में, 1764 में। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था जो पहले अधिशेष और आत्मनिर्भरता की अर्थव्यवस्था थी वो अब औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। यानी कि पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, आत्मनिर्भरता, यानी किसान जो था वो आत्मनिर्भरता, खुद मेहनत करता था, खुद अर्थव्यवस्था चलाता था, बाहर किसी से आयात निर्यात का कुछ नहीं था। इसके बाद अंग्रेज़ों ने कैसी अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया। इससे क्या हुआ, इससे ब्रिटिश सरकार भारतीयों से अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल सस्ते में खरीद लेती थी। जो कच्चा माल होता था, रॉ मटेरियल, उसको सस्ते में ख़रीदा जाता था और उससे बने उत्पाद, यानी कि जो भी प्रोडक्ट बनते थे ये क्या करते थे, ये ले आते थे और अपनी फैक्ट्री, जिनकी फैक्ट्रियाँ होती थी वहाँ जा कर के एक प्रोडक्ट बना के ले आते थे और उसी प्रोडक्ट को भारतीय बाज़ार में महंगे दाम पर बेचते थे। तो जैसे भारतीयों से कच्चा माल ख़रीद लिया इन्होंने सस्ते में, उसके बाद जैसे मान लीजिए कॉटन ख़रीद ली सस्ते में, उसको लेके गए ये अपनी फैक्ट्री में। यहाँ पर इन्होंने उस कॉटन से कोई प्रोडक्ट बनाया, जैकेट बनाई, कोट बनाया। अब इसको ला कर के भारतीय बाज़ार में बेचा तो भारतीय बाज़ार में ये क्या हुआ, ये महंगा बिका। तो इस तरीके से ये प्रॉफिट कमाते थे। अंग्रेज़ों ने 1813 के बाद से एक तरफ़ा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। तो पूछेगा एक तरफ़ा मुक्त व्यापार की नीति कहाँ से अपनाई, तो ये 1813 के बाद अंग्रेज़ों ने। आगे देखते हैं। तो ये मुक्त व्यापार था और रेलवे विकास हुआ। इसके बाद क्या हुआ, तो जो सूत काटने का और कपड़ा बुनने का उद्योग थे इसको सर्वाधिक नुकसान हुआ। यानी कि जो भी हथकरघा उद्योग थे ये भारत के, इनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ मुक्त व्यापार के बाद। 1820 के बाद यूरोपीय बाज़ारों के दरवाजे भारतीय निर्यातकों के लिए बंद हो गए। यानी कि
1820 के बाद क्या हुआ, भारतीय जो है ये अपना जो सामान है, वस्तु है, इसको बाहर नहीं बेच सकते थे यूरोप में। ब्रिटिश नीतियों के फलस्वरूप मध्यकाल के जमींदार जो लगान वसूली के लिए उत्तरदायी थे, यानी कि मध्यकाल में जो जमींदार सिर्फ लगान वसूलते थे, वो इन नीतियों के बाद अब क्या हुए, उस ज़मीन के मालिक बन गए। तो ज़मींदार ज़मीन के मालिक बन गए तो किसान के पास क्या रह गया, कुछ नहीं, वो सिर्फ वहाँ खेती करता था और उनका शोषण होने लगा। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप भूमि का वाणिज्यीकरण हुआ, यानी कि अब क्या हुआ, अब भूमि भी वस्तु की तरह खरीदी या बेची जाने लगी या फिर गिरवी रखने लगे। तो ये हुआ। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं भू राजस्व व्यवस्था की। तो सबसे पहले इजारेदारी व्यवस्था, यानी कि इसको नीलामी व्यवस्था भी कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत किसने की, 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने शुरू किया इसको, इस व्यवस्था को। इसमें क्या होता था, इसमें समस्त भूमि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी और ज़मींदार केवल राजस्व संग्रह करेगा। तो समस्त भूमि किसकी होगी, सरकार की होगी, और ज़मींदार का काम क्या होगा, केवल टैक्स यानी कि राजस्व संग्रह करने का। आगे देखते हैं। इस व्यवस्था में क्या होता था, 5 वर्षों के लिए बोली लगाई जाती थी। जो सर्वाधिक बोली लगाता था ज़मीन उसी की हो जाती थी, इसीलिए इसको नीलामी व्यवस्था भी कहते हैं। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त। तो इसमें क्या होता था, इसमें ज़मीन का स्वामी जमींदार को माना गया। जमींदारी व्यवस्था इसीलिए है क्योंकि इसमें अब जमींदार का मालिक कौन हो गया, ज़मीन का मालिक कौन हो गया, जमींदार हो गया। और इस व्यवस्था की शुरुआत किसने की, 1790 में कॉर्नवालिस ने बंगाल में शुरुआत की थी। और जब ये शुरुआत हुई थी तो ये 10 वर्षीय व्यवस्था थी, यानी कि 10 सालों के लिए। भू राजस्व की इसमें क्या व्यवस्था थी, तो इसमें 10/11 भाग अंग्रेज़ों का था, यानी कि 11 में से 10 भाग जो होंगे वो अंग्रेज़ रखेंगे, यानी कि सरकार, अंग्रेज़ी सरकार रखेगी, और बचा हुआ 1/11 भाग ये कौन लेगा, जमींदार लेगा। 1793 से इसे स्थायी कर दिया, तभी से इसका नाम स्थायी बंदोबस्त हुआ। यानी कि स्थायी बंदोबस्त कब हुआ, जब इसको स्थायी कर दिया गया। कब स्थायी किया गया, 1793 ईस्वी में। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त ये कहाँ कहाँ लागू हुआ था। तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक के कुछ क्षेत्र में लागू हुआ था। ये क्षेत्र भी आपको याद रखने, ये पूछ लेता किस किस क्षेत्र में लागू हुआ था। और ये भारत के लगभग 19% क्षेत्र पर लागू हुआ था स्थायी बंदोबस्त। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था ये क्या थी, ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर लागू थी ये। और 1792 में कर्नल रीड ने मद्रास के 12 महल क्षेत्र में इसकी शुरुआत की थी। तो कब शुरुआत हुई, 1792 में कर्नल रीड के द्वारा, और कहाँ, मद्रास के 12 महल क्षेत्र में। अब बात करते हैं राजस्व की दर। तो इसमें राजस्व की दर क्या थी, 33%, यानी कि 1/3 राजस्व की दर थी इसमें, रैयतवाड़ी में। आगे देखते हैं। 1820 में टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी को व्यवस्थित रूप दिया और संपूर्ण मद्रास पर लागू किया। तो व्यवस्थित रूप किसने दिया, टॉमस मुनरो ने। तो पूछ लेगा रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की, तो टॉमस मुनरो या फिर कर्नल रीड में से कोई एक ऑप्शन में होगा, या दोनों हो सकते हैं। तो आपको दोनों टिक करने हैं। इस व्यवस्था में किसानों को भूस्वामी मानकर उन्हीं से राजस्व वसूला गया। तो इस व्यवस्था में क्या हुआ, ज़मीन का स्वामी कौन हुआ, किसान, और इन्हीं से ही राजस्व यानी कि टैक्स, लगान वसूला गया। राजस्व व्यवस्था की जानकारी के अभाव में किसानों का जमकर शोषण हुआ। अब राजस्व व्यवस्था की जानकारी तो थी नहीं किसानों को, तो इसके अभाव में क्या हुआ, इनका खूब शोषण किया ब्रिटिशों ने। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में। तो इस व्यवस्था के तहत गांव के समूह के आधार पर राजस्व प्रक्रिया को स्थापित किया गया। यानी कि इसमें क्या हुआ, इसमें एक समूह बना दिया गया, समुदाय बना दिया गया। तो जो भूमि होती थी, ये समस्त भूमि एक समुदाय की, यानी कि पूरे पूरे गांव की होती थी। तो इस व्यवस्था को क्या कहा गया, महालवाड़ी व्यवस्था। और ये किसने शुरू की, 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू की। ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्र पर लागू हुई ये व्यवस्था। कौन कौन से क्षेत्र थे, राजपुताना क्षेत्र, अवध, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में लागू हुआ। इसके बाद राजस्व की दर की बात की जाए
तो आरंभ में यानी कि जब इसकी शुरुआत हुई तब राजस्व दर थी 80%, जो कि बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय ये 66% हुई और डलहौजी के समय 50%। आगे देखते हैं। बेंटिंग के कार्यकाल में मार्टिन वर्ड द्वारा पहली बार मानचित्र व रजिस्टर का प्रयोग किया गया। तो पहली बार मानचित्र और रजिस्टर का प्रयोग करके ये व्यवस्था किसने चालू की? तो मार्टिन वर्ड ने। और यदि ये पूछा जाए उत्तरी भारत में बंदोबस्त का पिता कौन है, तो ये मार्टिन वर्ड है, उत्तरी भारत में बंदोबस्त का पिता। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं रेलवे विकास की। तो भारत में रेलवे स्थापना का लक्ष्य क्या था? दूरस्थ गांव को बाजार से जोड़ना, जिससे कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो सके, यानी कि एक गांव से दूसरे गांव तक जाएं और वहां से कच्चा माल ला सकें। ये ब्रिटिशों का उद्देश्य था। भारत में पहली ट्रेन की बात की जाए तो पहली ट्रेन किसके समय में चली? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय चली और 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के मध्य चली थी। तो ये स्थान है, मुंबई से थाने के बीच चली थी। कितने किलोमीटर? शायद 34 किलोमीटर है ये। और सर्वाधिक रेल लाइन का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। पूछा जाए सर्वाधिक रेलवे लाइन का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और शुरू किसके शासन में हुई थी? तो ये डलहौजी के समय में। रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया? तो ये 1925 में किया गया। और किस समिति की सिफारिश पे किया गया? तो ये एकवर्थ कमेटी थी, इसी की सिफारिश पे किया गया रेल बजट और आम बजट को अलग। आगे देखते हैं। बात करते हैं अकाल। तो अंग्रेज़ों की शोषणकारी नीतियों के कारण भारत में निरंतर अकाल पड़ते रहे। तो अंग्रेज़ जो थे, इनकी नीतियाँ कैसी थी? शोषणकारी, यानी कि किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण करते थे, मज़दूरों से उनसे बहुत काम करवाते थे, लेकिन उन पर जितना काम कराते थे उनसे उतना ही लगान भी वसूला जाता था। तो इस तरीके से उनका शोषण होता था। और जो खाद्यान्न होते थे, जो अन्न उपजाए जाते थे, उनको वो सही से वितरित भी नहीं करते थे। तो इस तरीके से क्या हुआ? भारत में निरंतर अकाल पड़ते रहे। आज़ादी से पहले अंतिम भीषण अकाल कब पड़ा? तो बंगाल में 1943 में पड़ा, आज़ादी से पहले, जिसमें लाखों लोगों की मौत हो गई। ब्रिटिश सरकार ने अकाल से बचाने के लिए निम्न अकाल आयोग की स्थापना की। तो कई आयोग बनाए थे, जिसमें से आपको ये याद रखने हैं। एक है स्मिथ अकाल आयोग, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1860 ईस्वी में। दूसरा था जेम्स लायन अकाल आयोग, जेम्स लायल या लायन अकाल आयोग, ये कब? 1896 ईस्वी में। और एक था मैकडोनेल अकाल आयोग, ये 1900 ईस्वी में। तो ये आयोग आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं आधुनिक उद्योगों के बारे में। तो ब्रिटिश सरकार के समय आधुनिक उद्योगों की स्थापना हुई। तो आधुनिक उद्योगों की स्थापना किसने की थी? ब्रिटिशों ने। इनका क्या उद्देश्य था? तो इन्होंने ये बात ध्यान में रखी थी कि ये भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ना हो, जिससे क्या होगा कि इस पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण रहेगा, और यदि ये भारतीय परिस्थितियों के अनुसार होते तो भारतीयों का भी नियंत्रण हो सकता था। इन्होंने ये बात भी खूब अच्छे से ध्यान में रखी थी। तो बात करते हैं भारत में पहली सूती वस्त्र कारखाना कब लगा? तो ये 1853 ईस्वी में बम्बई में कालसाजी नानाभाई द्वारा। तो अंग्रेज़ों ने जो कारखाने लगाए थे वो कैसे लगाए थे? अपने हिसाब से लगाए थे, जिससे कि क्या होता था, ये सिर्फ भारतीयों से कच्चा माल लेते थे, क्योंकि भारतीय फिर कच्चा माल का उपयोग कहाँ करेंगे जब कारखाने ही नहीं होंगे। तो इसके लिए भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना 1853 ईस्वी में बम्बई में स्थापित हुआ। किसने किया? कालसाजी नानाभाई द्वारा, ये आपको ध्यान रखना। और रिसरा बंगाल में पहला जूट कारखाना खुला, ये 1855 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। तो ये थे आधुनिक उद्योग से संबंधित। तो बस आज की क्लास में इतना ही। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही अपने चैनल AV सफलता को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।